एक बिजनेसमैन बनना और अपनी वैल्यूज के साथ में कोई समझौता नहीं करना। जब हम ऐसे बिजनेसमैन की तरफ नजर डालते हैं और खासतौर से जब वो इंडिया के हों, तब हमारे सामने कुछ नाम स्पष्ट रूप में निकल करके आते हैं। और ऐसे ही कुछ नामों में से एक नाम है नारायण मूर्ति का, जिन्हें न केवल एक बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता है बल्कि एक अच्छे समाज सेवी के तौर पर भी जाना जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण मूर्ति, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, न केवल बड़ा सोचा बल्कि बड़े ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को हकीकत में बदल करके दिखाया। सब कुछ आसान तो नहीं रहा होगा, मगर फिर भी अपने इरादों पर डटे रहे। आज इन्हीं पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। आज की बुक समरी का टाइटल है इन्फोसिस, जिसमें न हम केवल इन्फोसिस के बारे में जानेंगे बल्कि इन्फोसिस की नींव रखने वाले नारायण मूर्ति के बारे में भी जानेंगे और पढ़ेंगे। नारायण मूर्ति, जो कि भारत में आईटी सेक्टर के जनक कहे जाते हैं, उनकी नेटवर्थ $1.9 बिलियन है, जो वर्ल्ड फेमस आईटी फर्म इन्फोसिस के फाउंडर भी हैं। क्या आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बड़े सपने देखते हैं? अगर ऐसा है तो नारायण मूर्ति बिल्कुल आप ही की तरह थे, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा हुए थे, पर उनके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। नारायण मूर्ति की अपार सफलता का राज है उनका खुद पर विश्वास और बिजनेस करने का जुनून। उनके सपने हमेशा से बड़े रहे और उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट या गलत रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि एक लीगल और सही तरीके से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। नारायण मूर्ति शुरुआत से ही एक मेहनती और पक्के इरादों वाले नौजवान रहे थे, जिन्हें ना तो इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज थी और ना ही उनके पास ज्यादा रिसोर्स या साधन थे। इसके बावजूद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और देश के लाखों नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। अपने करियर के शुरुआती दौर में मूर्ति को भी काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन मुश्किल के दौर में भी उन्होंने और इन्फोसिस के फाउंडिंग पार्टनर ने कभी हार नहीं मानी। अपनी इसी बुद्धिमानी और डट कर लगे रहने के दम पर उन्होंने दुनिया की फेमस मल्टीनेशनल आईटी कंपनी इन्फोसिस की नींव रखी। इन्फोसिस, जो आज इन्फोसिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंसल्टेंट और आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती हैं, इसकी नींव पुणे में रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। 2020 के रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फर्म मानी जाती है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 के मुताबिक इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में 602वें नंबर पर आती है, यानी 602। 29 जुलाई 2021 में इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन $93.68 के करीब बताया गया था और कंपनी का क्रेडिट रेटिंग है AAA स्टेबल A1+। इन्फोसिस क्या है? इन्फोसिस एक लीडिंग टेक जायंट है जो कटिंग एज डिजिटल सर्विस, आउटसोर्सिंग के साथ साथ कंसल्टिंग की सर्विस भी देती है और 50 से भी ज्यादा देशों में अपने कई क्लाइंट फर्म्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव लाने में गाइड करती आ रही है। इनके पास कई ग्लोबल कंपनी और फर्म्स को आईटी सर्विस देने का 40 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कस्टमाइज्ड एआई पावर्ड कोर बनाकर कंपनियों की मदद करती है जो उनके हर क्लाइंट की यूनिक बिजनेस की जरूरतों को पूरा करता है। इन्फोसिस हमेशा सीखने और ग्रोथ की पॉलिसी में यकीन रखती है, जो उन्हें डिजिटल टेक वर्ल्ड में सबसे आगे बनाए रखता है। इन्फोसिस का माहौल इनोवेशन और इन्वेंशन को बढ़ावा देता है। इन्फोसिस की गोल हमेशा अपने क्लाइंट को एडवांस टेक्नोलॉजिकल और बिजनेस ट्रेंड से अप टू डेट रखना है, जिससे कि वो अपने अपने फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहें। इन्फोसिस बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते हुए अपने क्लाइंट्स के लिए एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स और गोल्स पर पूरी तरह फोकस कर सके। इन्फोसिस ने कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प की है, जिसमें लाइटर और एडवांस्ड पैसेंजर जेट और फ्यूल सेविंग स्मार्ट कार की मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया के दूर दराज इलाकों में बैंकिंग की सुविधा देने और आईटी एग्जीक्यूटिव्स को टेक बेस्ड सॉल्यूशन देकर उन्हें अपनी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प की है। आइए जानते हैं इन्फोसिस का इतिहास और शुरुआती संघर्ष।
सन 1981 में नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, NS राघवन, S गोपाल कृष्णन, SD शिबुलाल, K दिनेश और अशोक अरोरा की टीम ने पुणे से इन्फोसिस की शुरुआत की। ये सभी लोग पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के एक्स एम्प्लॉइज थे। मूर्ति ने 10,000 की शुरुआती रकम के साथ इन्फोसिस कंसल्टेंट्स की नींव रखी। उन्हें ये पैसे उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी सेविंग्स में से उधार दिए थे। कंपनी का ऑफिस पहले मूर्ति के घर के रूम से शुरू किया गया था। हालांकि जो एड्रेस उनके ऑफिस के तौर पर रजिस्टर्ड था वो राघवन के घर का था। इसके बावजूद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन्फोसिस के पहले एम्प्लॉय नारायण मूर्ति नहीं थे, बल्कि NS राघवन थे। मूर्ति चौथे ऑफिशियल मेंबर थे, क्योंकि तब तक वो बतौर एम्प्लॉय पटनी कंप्यूटर में काम कर रहे थे और 1 साल बाद जाकर उन्होंने रिजाइन किया था। एक टेक कंपनी होने के बावजूद इन्फोसिस ने शुरू के कुछ साल यानी कि 1983 तक बगैर कंप्यूटर के गुजारा किया, क्योंकि जो इंपोर्टेड मॉडल मूर्ति लेना चाहते थे तब उनके बजट से बाहर था। कंपनी शुरू करने के 2 साल बाद इन्फोसिस ने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा, डेटा जनरल 32 बिट MV8000। 1981 में ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट के चलते इन्फोसिस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान फाउंडिंग पार्टनर्स में से एक अशोक अरोरा इन्फोसिस छोड़कर चले गए। मूर्ति ने बाकी बचे मेंबर्स को इस मुश्किल घड़ी में चेतावनी देते हुए कहा था, अगर बाकी लोग भी छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा और कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तब नीलेकणी, गोपाल कृष्णन, शिबुलाल, दिनेश और राघवन ने यह फैसला किया कि वो अपने स्टार्टअप को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपनी पार्टनरशिप बरकरार रखेंगे। फिर 1983 में इन्फोसिस कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर को बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया। इन्फोसिस उनकी पहली सिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में आती है, जो बाद में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानी गई। आगे बढ़ते हैं सफर पर, धीरे धीरे शोहरत की ओर। 1993 में इन्फोसिस को इंडियन एक्सचेंज में लिस्ट कर लिया गया था। ये इंडिया की ऐसी पहली कंपनियों में से एक थी जिसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसने टैलेंटेड लोगों को कंपनी के लिए एक एसेट बनने के लिए अट्रैक्ट किया। मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए इन्फोसिस धीमी रफ्तार से ही सही मगर लगातार आगे बढ़ती रही और 1999 में $100 मिलियन के रेवेन्यू पर पहुंच गई। फर्म के शेयर के दाम बढ़कर 8,100 तक पहुंच गए थे, जो उस वक्त शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का सबसे ज्यादा प्राइस था। उसी साल NASDAQ की लिस्ट में शामिल होकर इन्फोसिस ऐसी पहली इंडियन IT कंपनी बनी जिसे NASDAQ में लिस्ट किया गया था। NASDAQ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्फोसिस टॉप 20 कंपनी की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके साथ ही CMM लेवल सर्टिफिकेशन पाने वाली दुनिया की 21वें नंबर की कंपनी के तौर पर भी लिस्ट की गई। अब जबकि इन्फोसिस अपनी पहचान बना चुकी थी, तो कंपनी ने जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और US में भी अपना ऑफिस खोल लिया और उसी साल इन्फोसिस बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस की भी शुरुआत हुई। 2002 में नारायण मूर्ति ने CEO की पोजीशन कंपनी के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को सौंपते हुए खुद चेयरमैन बन गए। इसी साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 500 मिलियन के माइलस्टोन तक पहुंच चुका था और इस साल इन्फोसिस ने प्रोजियोन नाम की एक बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस यूनिट भी खोल ली थी। इन्फोसिस की 25 सालों तक बागडोर संभालने के बाद 2006 में मूर्ति जब 60 साल के हुए तो उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ दिया। यह कंपनी द्वारा तय की हुई रिटायरमेंट की उम्र थी। वो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मेंटर बने रहे। 2004 में $1 बिलियन और 2017 में $10 बिलियन तक पहुंचने के साथ इन्फोसिस लगातार ग्रो करती जा रही थी। एक बार फिर से लौटते हैं और शुरुआती दौर की मुश्किलों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत में इन्फोसिस को काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त के कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स थे और ऊपर से 1980 के नियंत्रित गवर्नमेंट की वजह से नए बिजनेस को पैर जमाने में मुश्किलें आती थीं। कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स को अपनी कंपनी के लिए एक कंप्यूटर और फोन लेने के लिए 12 महीने तो केवल परमिशन लेने में ही लग गए थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के 15 चक्कर लगाए, तब जाकर वो कंपनी के लिए जरूरत की चीजें जुटा पाए। ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इन्फोसिस की राह में कई रोड़े अटकाए,
जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी बनने में दिक्कत आ रही थी जिसका मकसद था एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो कि प्रोफेशनल तरीके से चलाया और मैनेज किया जाए, वो भी अच्छे एम्प्लॉय मैनेजमेंट और अच्छी नैतिकता के साथ। जो ऐसी फर्म चाहते थे जो अपने शेयर होल्डर, एम्प्लॉय और कस्टमर्स को अच्छी डील दे। ऐसी सूरत में कंपनी के सामने तब और भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हर साल जारी किए जाने वाले B1 वीजा पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी थी। इस दौरान एक पार्टनर कंपनी छोड़कर चला गया था, जबकि बाकी पार्टनर्स को भी यह यकीन हो चला था कि इन्फोसिस डूब जाएगी। लेकिन सिर्फ मूर्ति ही थे जिन्हें अपनी सफलता पर पूरा यकीन था। उन्होंने अपने पार्टनर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इतनी जल्दी हार न माने, क्योंकि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। सफलता का रास्ता। इन्फोसिस जैसे नए स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस शुरू करना शुरुआत में काफी मुश्किल रहा। हालात तब जाकर थोड़े बेहतर हुए जब 1991 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में इकोनॉमी के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए एक पहल शुरू की ताकि इंडियन कंपनियों को बाहर के देशों में अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल सके। इसीलिए जो इकोनॉमिक बाधाएं इन्फोसिस को शुरुआती दौर में आगे बढ़ने से रोक रही थीं, अब वो काफी हद तक दूर हो चुकी थी। अप्रैल 2004 में इन्फोसिस की टोटल एनुअल रेवेन्यू करीब 1.06 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, जो कि पिछले फाइनेंशियल साल के मुकाबले लगभग 33% ज्यादा थी। आईटी इंडस्ट्री में आई ग्लोबल मंदी के बावजूद कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतनी जबरदस्त सक्सेस के बावजूद भी कंपनी को कुछ विवादों का सामना करना पड़ा। उन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स में यह मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा था कि यूएस में बढ़ती बेरोजगारी की एक वजह फॉरेन आउटसोर्सिंग भी है। ऐसे में इन्फोसिस के सामने एक डरावनी सिचुएशन खड़ी हो गई, क्योंकि उनका 2/3 रेवेन्यू तो अकेले अमेरिकन कॉर्पोरेशन से ही आ रहा था। मगर मूर्ति ने इस प्रॉब्लम को भी काफी स्मार्टली हैंडल किया और इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेशक अमेरिकन पॉपुलेशन का इस बारे में चिंता करना एकदम नेचुरल है, लेकिन आउटसोर्सिंग हमेशा होती रहेगी। हालांकि मूर्ति ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अनाउंस किया कि इन्फोसिस यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक कंसल्टिंग यूनिट खोलने का इरादा रखती है, जिसमें 500 एम्प्लॉयज की कैपेसिटी होगी और स्टेट्स के लोगों को जॉब ऑफर की जाएगी। खैर, कुछ टाइम बाद यह मुद्दा धीरे धीरे शांत हो गया और मूर्ति की खुशकिस्मती थी कि इन्फोसिस की रेपुटेशन को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा। एम्प्लॉय ओरिएंटेड। इन्फोसिस ने एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन्फोसिस ने काफी पहले ही ये बात समझ ली थी कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को हराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कंपनी का सबसे अहम हिस्सा यानी कि ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए मैनेजमेंट अपना सारा फोकस बेस्ट एम्प्लॉयज को कंपनी में बनाए रखते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 10% से 15% ज्यादा पैसे देती है। कंपनी की एक और पॉलिसी है कि इसके एम्प्लॉयज कंपनी से स्टॉक्स ले सकते हैं। कंपनी ने अपने सारे ऑफिस को एक 80 एकड़ एरिया वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया है, जहां बेस्ट फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसमें खाने और रहने के ऑप्शंस दिए गए हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों के चलते इन्फोसिस को बिजनेस टुडे के द्वारा कंडक्ट किए गए 2001 और 2002 के बेस्ट एम्प्लॉयर सर्वे में नंबर 1 रेटिंग मिली थी। इन्फोसिस एम्प्लॉयज को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जिसके चलते उन्हें अपनी फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। एक टॉप क्लास काम करने का माहौल और सैलरी के साथ कई बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए ओपन डोर पॉलिसी, इमरजेंसी सपोर्ट, एक फॉर्मल ग्रीवेंस रेजोल्यूशन प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लेटफॉर्म जैसी फैसिलिटीज रखी गई हैं। दी हेल यानी कि हेल्थ असेसमेंट एंड लाइफस्टाइल एनरिचमेंट रूटीन चेकअप ऑफर करने के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के साथ कई और भी हेल्थ से जुड़ी सर्विसेज देता है। इन्फोसिस का फोकस हमेशा से ही वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने पर रहा है, जिसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को देखते हुए वीकली इवेंट्स वगैरह आए दिन ऑर्गेनाइज करती रहती है। प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ खास प्रोडक्ट और सर्विस जो इन्फोसिस ऑफर करती हैं वो हैं इन्फोसिस कंसल्टिंग, एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, NIA यानी कि नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म जो कि पहले माना के नाम से जाना जाता था। NIA एक नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कंपनी के फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म यानी कि इन्फोसिस माना और
असिस्ट एज और इसके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉल्यूशन पर बेस्ड है और साल भर के अंदर ही कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स के जरिए 50+ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में और अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के 150 से ज्यादा एंगेजमेंट लेने में कामयाब रही है। इन्फोसिस निया एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम के लिए ब्रेक थ्रू सोल्यूशन ऑफर करता है, जिसमें रेवेन्यू फोरकास्टिंग और क्या प्रोडक्ट जरूरी है जैसी इंफॉर्मेशन के साथ साथ कस्टमर बिहेवियर एनालाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स को गहराई से समझना, कॉम्प्लायंस को समझना और फ्रॉड जैसे प्रॉब्लम शामिल हैं। इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, IIP एक ऐसा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस रिक्वायरमेंट, एनेबलिंग इंजेक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन जैसी सर्विस के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर करती है। ये स्केलेबल है और 1 क्लिक लॉन्च ऑफर करती है। हाई परफॉर्मेंस, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी और एक्शनेबल इनसाइट्स इन रियल टाइम जैसी सर्विस ऑफर करती है। फाइनली एक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, फिनिकल एजवर्व सिस्टम्स इन्फोसिस की ही एक एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन स्वीट है। फिनिकल कन्वेंशनल और नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हुए उन्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लार्जर इकोसिस्टम प्ले, इनसाइट्स बेस्ड इंटरेक्शन और ऑल ओवर ऑटोमेशन करने में हेल्प करती है। आज की तारीख में 100 से भी ज्यादा देशों के बैंक अपने यहां फिनिकल एम्प्लॉय करके 1 बिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स और 1.3 बिलियन बैंक अकाउंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिनिकल सॉल्यूशंस एक बड़े पैमाने पर अलग अलग बैंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रेजरी, पेमेंट, कोर बैंकिंग, ओमनी चैनल बैंकिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग, एनालिटिक्स, वेल्थ मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की ब्लॉकचेन जरूरतें शामिल हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि वो स्मूथली चल सकें। असेसमेंट करने पर यह बात निकलकर सामने आई कि ग्लोबल लेवल पर 1250 बैंक्स में से जो इंस्टीट्यूशन फिनिकल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से चल रहे थे, उनका बाकियों के मुकाबले कॉस्ट टू इनकम रेशियो 7.2 कम था। पनाया क्लाउड स्वीट। पनाया एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे इन्फोसिस ने फरवरी 2015 में $200 मिलियन में खरीदा था। पनाया के प्रोडक्ट में चेंज इंपैक्ट एनालिसिस, ऑटोमेटेड कोड रेमेडिएशन, कोलैबोरेटिव टेस्ट मैनेजमेंट और टेस्ट एग्जीक्यूशन और ALM एक्सेलरेशन शामिल है। पनाया की सर्विस Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड पर चलती है। स्कावा एक सिलिकॉन वैली बेस्ड ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। इन्फोसिस ने स्टार्टअप को खरीदकर स्कावा कॉमर्स डेवलप किया, जो बिजनेस को फ्लेक्सिबल क्लाउड बेस्ड माइक्रो सर्विस और व्हाइट लेबल एप्लीकेशन से बेनिफिट लेने में हेल्प करता है। इसकी वजह से नए ऑफर को और भी जल्दी लॉन्च करने में, डिजिटल चैनल कन्वर्जन रेट को इंप्रूव करने में और हाईली रिस्पॉन्सिव डिजिटल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करने में काफी हेल्प मिली। ये प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से मौजूदा टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेक्स्ट जनरेशन शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। साथ ही ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। एम्प्लॉय 2021 में इन्फोसिस कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज का नंबर था 2,59,619, जो इन्फोसिशियंस के नाम से भी फेमस है। इनमें से करीब 38.6 फीमेल थीं। 2,29,658 के करीब एम्प्लॉयज सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, जबकि 13,796 सपोर्ट और सेल्स में काम कर रहे थे। 2016 में 89% के करीब इन्फोसिस एम्प्लॉयज इंडिया में लोकली काम कर रहे थे। 2019 में इन्फोसिस में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की तरफ से 23,33,420 जॉब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, जिनमें से 1,80,225 कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए और 4% हायरिंग रेट के जरिए करीब 94,324 एम्प्लॉयज को हायर किया गया। 2019 के फाइनेंशियल ईयर में इन्फोसिस लिमिटेड और इसकी सब्सिडियरी की मिलाकर जॉब छोड़ने की रेट 21.5% है। आइए जानते हैं मैसूर में ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। मैसूर बेस्ड इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो 337 एकड़ में फैली है। इस कैंपस के अंदर 400 इंस्ट्रक्टर्स और 200 क्लासरूम्स हैं,
जिनका मकसद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसकी फाउंडेशन 2002 में रखी गई थी और जून 2015 तक इस कैंपस से करीब 1,25,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग पूरी करके निकले थे। इस इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इंस्टीट्यूट किसी भी वक्त करीब 14,000 एम्प्लॉयज को कई अलग अलग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। इन्फोसिस लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जहां 196 रूम हैं और हर साल यहां से 4,000 ट्रेनी ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट का गोल है इन्फोसिस के सीनियर लीडर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना, ताकि वो आगे चलकर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की पोजीशन संभाल सकें। ये सेंटर अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल और जिम जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड अवार्ड्स अचीव्ड। इन्फोसिस का मकसद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिससे नैतिक, लीगल और टिकाऊ तरीके से शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में हेल्प मिलती है। इन्फोसिस दावा करती है कि उनकी कंपनी में हर स्टेक होल्डर, चाहे वो इन्वेस्टर हो या कस्टमर या कम्युनिटी, वेंडर पार्टनर और उन देशों की गवर्नमेंट जहां जहां उनकी ब्रांच है, सबको बराबर समझा जाता है। इन्वेस्टर के भरोसे को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना बेहद जरूरी है। इन्फोसिस अपना एक कल्चर और पॉलिसी फॉलो करती है जो कि इनके स्टेक होल्डर्स के साथ इनकी रिलेशनशिप को और भी बेहतर और स्ट्रांग बनाते हैं और कोर वैल्यूज के लिए इनकी कमिटमेंट को दिखाते हैं। इन्फोसिस में ईमानदारी और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमेशा साथ साथ चलती है। इन्फोसिस ये मानती रही है कि वो अपनी कंपनी में इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, ताकि शेयर होल्डर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखे जा सके। इसके अलावा इन्फोसिस ने अपने हर बिजनेस डिसीजन के अंदर माइनॉरिटी के हक को बचाने पर हमेशा से ध्यान दिया है। नारायण मूर्ति की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 में कोलार, कर्नाटका में मैसूर बेस्ड कन्नड़ माधवा ब्राह्मण एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मूर्ति के 8 भाई और एक बहन थी। उनके पिता हाई स्कूल में पढ़ाते थे। बड़े होकर मूर्ति एक काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर बने, जिन्होंने इंडिया की सबसे सम्मानित सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की नींव रखी। मूर्ति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की थी। बाद में 1967 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1969 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। 1970 के दशक में मूर्ति पेरिस गए, जहां उन्होंने कई अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया, जिनमें चार्ल्स डे गुले एयरपोर्ट में एयर कार्गो मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट भी शामिल था। बाद में जब वो इंडिया लौटे तो उन्हें पुणे में कंप्यूटर सिस्टम कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन मूर्ति इस जॉब से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा से ही खुद की कंपनी खोलना चाहते थे। फिर जब उन्होंने जॉब छोड़कर अपनी कंपनी स्टार्ट की तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1990 तक उनकी कंपनी धीरे धीरे लगातार ग्रो करती रही। 1990 के दशक में इकोनॉमिक डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट की मंजूरी मिलने की वजह से इंडिया के आईटी और कंप्यूटर सेक्टर में उछाल आया। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे मूर्ति ने हाथों हाथ लिया और अपना सारा फोकस कंपनी के क्लाइंट बेस पर करते हुए अपनी सर्विस को बढ़ाने का फैसला किया। मूर्ति ने कई इंटरनेशनल बिजनेस के साथ डील साइन करके उन्हें कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई। ये मूर्ति और उनकी टीम की कड़ी मेहनत और लगन ही थी कि इन्फोसिस का नाम NASDAQ लिस्ट में शामिल हुआ। इस तरह से इन्फोसिस पहली इंडियन कंपनी बनी जिसे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिली। इसके अगले ही साल एशिया वीक मैगजीन के ईयरली लिस्ट में पावर 50 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ एशिया में से एक मूर्ति भी थे। 1998 से 2000 तक लगातार 3 साल मूर्ति बिजनेस वीक के स्टार्स ऑफ एशिया बने रहे। इसके अलावा 2003 में फॉर्च्यून मैगजीन ने मूर्ति को एशियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 2006 में मूर्ति ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली और अपने पीछे 3 बिलियन एनुअल रेवेन्यू और 70,000 एम्प्लॉइज वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ गए।
2009 में उन्हें लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया। नारायण मूर्ति की पत्नी का नाम सुधा मूर्ति है, जो खुद एक इंजीनियर और भारतीय कल्याण सेवी हैं। इसके साथ ही वे एक जानी मानी ऑथर भी हैं। अपनी पत्नी की तरह ही मूर्ति भी समाज सेवक हैं, जो सोशल भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। लोगों में मूर्ति की इमेज एक सोशल और मिलनसार शख्स के तौर पर है, जो अलग अलग सोशल मुद्दों को लेकर और देश की भलाई के लिए आवाज उठाते रहते हैं। मूर्ति कई सोशल मुद्दे जैसे इलेक्शन, बेरोजगारी, गरीबी को लेकर अपनी चिंता जताते रहे हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं उनके मुताबिक मूर्ति एक बेहद सुलझे हुए, समझदार और मददगार इंसान है और बड़ी ही एफिशिएंसी के साथ इन्फोसिस को चलाते रहे हैं। और अब इस समरी का सार यानी कि कंक्लूजन। आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। हर नई कंपनी का एक ही गोल होता है कि वो ग्लोबल सक्सेस पाना चाहती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं है। मूर्ति और उनके पार्टनर्स ने भी 10,000 की छोटी रकम के साथ एक स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत की थी। उन दिनों गवर्नमेंट पॉलिसी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते उन्हें भी अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अपने मजबूत इरादों और फाउंडिंग मेंबर्स की स्किल्स के बूते पर कंपनी ने हर मुश्किल हालात का सामना किया और एक वर्ल्ड फेमस आईटी कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। मूर्ति का विजन था बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बेमिसाल आईटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाना, जिसे उन्होंने बड़े ही फोकस और लगन के साथ पूरा किया। जब कोई कंपनी चल जाती है और मार्केट में एक स्टेबल रेपुटेशन अचीव कर लेती है, तो जो चीज इसे ग्रो करने में हेल्प करती है वो है ह्यूमन कैपिटल, जो किसी भी नए स्टार्टअप के सक्सेस या फेलियर में बड़ा रोल अदा करती है। कंपनी को ग्लोबल स्केल पर न सिर्फ एक ब्रांड नेम मेंटेन करना होता है, बल्कि अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स से सावधान भी रहना पड़ता है, जो उनका बिजनेस चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनके प्रोफेशनल्स को लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना वगैरह। लेकिन इन सब के बावजूद इन्फोसिस अपने ह्यूमन कैपिटल को सिक्योर करने में कामयाब रही, जो हमेशा इन्फोसिस के वैल्यूएबल एम्प्लॉइज बनकर कंपनी की तरक्की में अपना वैल्यूएबल योगदान देते रहे। उनके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम की वजह से ही इंडिया को अपनी पहली सैलरी द्वारा मिलियनेयर बनाने वाले लोग मिले हैं। इन्फोसिस एक शानदार कंपनी है जो पिछले 40 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देती आ रही है। इन्फोसिस कंपनी की बदौलत आईटी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जिसने सॉफ्टवेयर सर्विस टैलेंट में इंडिया के लिए राह बनाई है। ये ग्लोबल कंपनी डिलीवरी मॉडल पायनियर और पहली ऐसी इंडियन आईटी कंपनी बनी जो NASDAQ में लिस्टेड है। नारायण मूर्ति की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बड़े बनने के सपने देखते हैं, तो आप नारायण मूर्ति जी से अलग नहीं हैं। बस फैसला करना होता है और डटकर उस राह पर चलना होता है। जब आप अपनी वैल्यूज को पकड़कर चलते हैं और उन वैल्यूज के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते, तो ये जिंदगी भी आपके लिए राह बनाती चली जाती है। ये बात और है कि कुछ का साथ छूटता है तो कुछ नए साथी भी मिलते हैं।